हाँ बेटा चलिए देखिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास डिफेक्ट में मास एनर्जी इक्विवेलेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मास और एनर्जी दोनों बातें सेम है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी बनती है वो मास के डिफेक्ट होने की वजह से बनती है। यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में यदि मास की कुछ कमी आ जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें क्या हो रहा है, मास एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। जितना मास कम हुआ है वह एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मास है, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले सबसे पहले आइंस्टीन ने 1905 में इन्होंने बताया था कि जो मास होता है वह इक्विवेलेंस होता है एनर्जी के। और इन्होंने इस बात को स्पेशल अपने रिलेटिविटी के थ्योरी में इन्होंने शो किया था। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें इन्होंने सजेस्ट किया था। मीन्स इन 1905 Einstein suggested in his special theory of relativity that mass is a form of एनर्जी। जो मास है वह एक एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म है। He predicted mass and energy are equivalent. He predicted mass and energy और इक्विवेलेंट। ये दोनों ही क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है मास और एनर्जी में। इफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, अगर किसी बॉडी का मास इंक्रीज होता है, एनर्जी यदि इंक्रीज होती है, इफ एनर्जी ऑफ बॉडी increased by small e, then its mass will be increased by small m। इन्होंने अपने स्पेशल थ्योरी में यही बताया कि यदि किसी बॉडी के एनर्जी में इंक्रीजिंग आती है तो उसके मास में भी इंक्रीजिंग होगी। अगर एनर्जी में ई एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसके मास में स्मॉल एम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको इन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वह रेस्ट की पोजीशन में है, तब उसका मास कितना है। और यदि मूविंग स्टेट में हो जाता है, यानी कि वो मूव करने लगता है, तब क्या उसके मास में कोई फर्क पड़ेगा? तो
तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यस, उसमें क्या होगा, उसके मास में चेंजेज आ जाएंगे। मास में कितना चेंज आएगा तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई बॉल है और इस समय ये रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब v इक्वल टू 0 रेस्ट में है ये, और यही बॉल अगर ये मूव करने लगे इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से मूव करने लगती है, ऐसे ऐसे मूव करने लगती है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाती है। क्या बदलेगी, देखो बेटा, अगर इस इक्वेशन में इसका मास m था, जब रेस्ट था, तो ये बॉल की मास क्या थी, m, तो यहाँ पे वो मास तो m रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बॉल मूव करने लगती है तो इसमें पहली चीज क्या आ जाएगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और दूसरी चीज क्या आएगी, जो ये ग्राउंड पे फ्रिक्शन हो रहा है, इस ड्यू टू फ्रिक्शन ये इसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, ये दो एनर्जी इसमें क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। जबकि ये बॉल अगर रेस्ट की पोजीशन में था तो ये दोनों ही एनर्जी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि इफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय ई देन इट्स मास विल बी इंक्रीज बाय m, दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू ई अपान में c स्क्वायर से, इसको हम लोग इससे फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा होगा क्या, अगर ये बॉल मूविंग स्टेट में आ जाती है तब इस बॉल के जो मास होगा, मास ऑफ मूविंग बॉल इक्वल टू मास ऑफ बॉल इन द रेस्ट मीन्स m प्लस, और यहां पे क्या होगा, एक m एक्स्ट्रा, मतलब जब जैसे ही मूव करेगी तो इसमें एक मास क्या आ जाएगा, m एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हम लोगों को समझना है कि ये m एक्स्ट्रा मास कौन सा है, और m एक्स्ट्रा मास का मतलब क्या है, कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग को देखना है इसमें। तो देखिए बेटा, यहां पे हम क्या करें, इसको m एक्स्ट्रा इक्वल टू वेयर m एक्स्ट्रा, ये इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो ध्यान से, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के ड्यू टू, यहां देखो बेटा, अगर काइनेटिक इस एनर्जी की जगह पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तब मास कितना बढ़ जाएगा, तो एक तो पहली बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी के ड्यू टू मास बढ़ेगा, ये m एक्स्ट्रा में एक तो ये एनर्जी है, तो ये मास आ जाएगा, प्लस जो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट एनर्जी को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूं तो फिर मास में कुछ और वृद्धि आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, हीट एनर्जी अपान में c स्क्वायर। तो जो यहाँ पे मास में एक्स्ट्रा मास हो रहा है, एक्चुअल मास तो इसका m था, लेकिन जैसे ये बॉल मूव करने लगती है उस सिचुएशन में जो इसके मास में इंक्रीजिंग आ रही है, वो मास में इंक्रीजिंग कैसे आ रही है, तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को c से डिवाइड करेंगे, c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मास चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी को भी c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मास में चेंज हो जाएगा। तो ये जो दोनों मास बढ़ रहे हैं वह इस स्मॉल m में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तब जाकर के इस मूविंग बॉल की हमें मास मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वह रेस्ट में है तो उसका मास कुछ और होगा, और जैसे ही वह मूव करने लगे उसमें वेलोसिटी आ जाए या स्पीड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके मास में कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग हो जाएगी। लेकिन इतना नहीं, अब जैसे अपने हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमारा मास कुछ और होगा, लेकिन अगर मैं चलने लगता हूं या तेज दौड़ने लगता हूं तो यानी कि मेरे मास में कुछ चेंजिंग आती होगी, लेकिन वो चेंजिंग इतना नहीं होता है कि हमें फील हो, हमें पता चले, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि चेंजिंग तो होगा, चेंज होगा मास में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो हमें समझ में आ जाए। जितना ज्यादा वेलोसिटी मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा मास में चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा मास होगा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का जब स्क्वायर करोगे यानी कि 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और इस नंबर से अगर मैं उस एनर्जी को डिवाइड करता हूं तो एक बहुत छोटा नंबर आएगा जो इसमें प्लस हो जाएगा।
जो इस m में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो चेंजिंग जो होगा वह बहुत स्मॉल होगा, 0.00 समथिंग में, लेकिन वह 0 से बड़ा है तो कुछ ना कुछ चेंज तो श्योर होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई क्या? राजदीप, जयेश? यस सर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, क्लियर नहीं है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके ओके। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो फिर इसका मोमेंटम कंसीडर क्यों नहीं करते? मोमेंटम कंसीडर क्यों नहीं करते सर? मतलब वो वेलोसिटी के साथ रिस्पेक्ट में वो तो मोमेंटम भी कहलाता है ना? हाँ, m इंटू v मोमेंटम कहलाता है। हाँ सर, तो उसको अपन मोमेंटम ही बोलेंगे ना, मास इंक्रीज कैसे हो रहा है बोलेंगे मोमेंटम है, तो मोमेंटम कहलाएगा सर, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो भी होगा। एक मिनट, नहीं, यहां पे एक्चुअल में ये नहीं बताया जा रहा है कि मास इंटू वेलोसिटी हो रहा है, मास इंटू वेलोसिटी नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एनर्जी, जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मान लो कि अगर ये बॉल जो है मूव करने लगा, इसमें एक वेलोसिटी आ गई, तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, भाई मूविंग स्टेट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, उस काइनेटिक एनर्जी के ड्यू टू इस रिलेशन की वजह से क्या बन रहा है, वह जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, मास में। जो रिलेशन हम लोग E इक्वल टू mc² पढ़ते हैं, एक्चुअल में आइंस्टीन ने अपने बिल्कुल ओरिजिनल शेप में, जब ये स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दिए थे आइंस्टीन, तो ये शेप नहीं था, ई शेप में नहीं दिए थे, E इक्वल टू mc² नहीं बताया था उन्होंने ये बताया था m इक्वल टू E/mc²। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। बाद में फिर इसको क्या कर दिया गया, c² को इधर भेज दिया गया, E इक्वल टू mc² बना। मतलब ये बाद में पता चला, बाद में ये चीज आई कि नहीं, हम लोग मास को एनर्जी और एनर्जी को मास दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ इतना ही पता था कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। तो यहां पे मोमेंटम से अभी कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके मास जो होगा, अगर वही ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आ जाए तो उसके मास में कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग हो जाएगी। श्योर है कि उसके मास में कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग हो जाएगी, उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? तो ड्यू टू एनर्जी। अब इसमें जितने प्रकार की एनर्जी होगी, इसकी वजह से इसको मूव करने की वजह से जितने प्रकार की एनर्जी इसमें आएगी, वो सभी के सभी एनर्जी की ड्यू टू क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ मास इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, अब ये कितना इंक्रीज होता है अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, रब कर दो। यस यस सर। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, जैसे देखिए ये कितना एनर्जी, मतलब बहुत एक स्मॉल मास इसमें प्रोड्यूस होता है, स्मॉल मास जो है इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लेता हूं, फाइंड द इंक्रीज इन मास 1 kg ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, फाइंड द मास ऑफ 1 kg, find the increase in mass, find the increase in mass of 1 kg of water
when it absorbs 4.2 into 10 to the power 3 joule एनर्जी। अगर 1 kg वाटर को 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल एनर्जी दिया जाए तो उसके मास में कितनी इंक्रीजिंग आएगी ये हमें देखना है। मास कितना होगा वो नहीं, कितना सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। तो देखो बेटा इसका ये बहुत एक स्मॉल आएगा, सिंस इंक्रीजिंग मास या इंक्रीजेज मास m इक्वल टू क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, E अपान में सी स्क्वायर ये था। अब यहाँ पे E की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ये एनर्जी उसको दी जा रही है 1 kg वाटर को, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अपान में और सी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू कितना होता है, सी इक्वल टू होता है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इतना हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। अब इसको यदि सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अपान में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया जाए तो ये आएगा आपका 4.7 इंटू 10 की पावर -14 kg, जो कि एक बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल मास है। 4.7 इंटू 10 टू -14 kg बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 या 0 नहीं है, ये 0 से बड़ा नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 kg से जब इतनी एनर्जी अगर आप वाटर को दे देते हैं 1 kg वाटर को, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके मास में 1 kg में इतना मास जो है प्लस हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या सर? हाँ बेटा बोलिए। न्यूमेरिकल है या फिर टॉपिक मतलब पार्ट है उसी टॉपिक? नहीं, ये एक छोटा सा मतलब उसी पे है, उसी क्वेश्चन पे है। ओके सर, ओके। हाँ, उसी से रिलेटेड है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि एक मिनट ये रब कर दूं क्या, क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास क्या है, मास क्या है, तो मास के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा, मास क्या है? ऑलरेडी इसको तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मास वह होता है जो किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंट मटेरियल होता है उसी को मास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मास को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, क्या ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मास को हम लोग ये भी बोल सकते हैं मास इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मास को इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते, क्योंकि टोटल मास क्या है, मास जो है एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। एनर्जी के बढ़ने से मास बढ़ेगा, एनर्जी के डिक्रीज होने से मास डिक्रीज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में यदि कई तरह की एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं अगर आ जाए, काइनेटिक एनर्जी आ जाए, या पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी, या और भी अगर तमाम तरीके की दूसरे टाइप की एनर्जी अगर आती है, तो
तो हर एनर्जी के ड्यू टू क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के मास में कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग होगी। फार्मूला क्या लगेगा, तो E/c² वाला। तो E/c² के ड्यू टू उसके मास में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, मास इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि अगर अब ये बोल दें कि नहीं टोटल एनर्जी जो है वही मास है, तो इसमें कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मास इज प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिबिट्स, मतलब जितने भी टाइप के एनर्जी है, या मास एक तरीके की वह प्रॉपर्टी है जो हर टाइप की एनर्जी को क्या करता है, एग्जिबिट करता है। और यहां पे ये हम लोग कह सकते हैं कि E=mc² क्यों लिखा जाता है। E=mc² क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो मास है वो मास जो है वह टोटल क्या है, एक तरीके की एनर्जी ही है। अगर मास में c² का यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लगे, मूव करने लगे उसके स्क्वायर के बराबर, तो वह अब वो मास के रूप में हमें नहीं दिखाई देगा, वह एक तरीके से पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई मास m डिसअपीयर होता है, कम होता है, तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी E रिलीज, तो उसमें से कोई ना कोई एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। इफ m मास डिसअपीयर, हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर हमने E=mc² से देख तो लिया मास, एनर्जी और डिपेंड स्पीड ऑफ में डिपेंड। हाँ, पर मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे करता है सर, मतलब कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एक्स्ट्रा मास। मतलब आपने ये तो बता दिया सर, समझ में भी आ गया। ठीक है, एक सेकंड बता रहा हूं। इफ m मास डिसअपीयर, एनर्जी E रिलीज। एनर्जी E रिलीज, mass is converted to energy। मास अगर डिसअपीयर हो रहा है, कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा बेटा, ये अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे अल्फा डीके, जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं राजदीप। हाँ, अल्फा डीके जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो अल्फा डीके में क्या देखा था बेटा हम लोगों ने, अल्फा डीके में ये देखा था कि अगर कोई पैरेंट न्यूक्लियाई है तो यहां से यदि अल्फा डीके होता है तो प्लस में क्या बनता है, एक डॉटर न्यूक्लियाई बनती है। और साथ में क्या बोला था बेटा हम लोगों ने कि वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यही हम लोगों ने देखा था ना। यस सर। ठीक है, मास डिफेक्ट जब हम लोग ने इसमें देखा था तो मास डिफेक्ट में क्या देखा था बेटा, मास डिफेक्ट क्या देखा है इसमें कि जो डेल्टा एम है वह किसके बराबर देखा था बेटा, तो एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ अल्फा प्लस एम ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियर, यही देखे थे, याद होगा। यस सर, याद है। ये मास डिफेक्ट मतलब कि इसके मास में इसका टोटल मास इन दोनों के मास से ज्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ मास में कमी आ रही है, तो वो मास कहां जा रहा है, तो वही मास यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है क्यू के एनर्जी के रूप में। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा डेल्टा एम के प्लेस पे एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई और इंटू में क्या देखा हम लोगों ने, सी का स्क्वायर। तो ये तो मास डिफेक्ट है ना बेटा, इसी की तो बात कर रहे हैं अपन, इसी की तो बात कर रहे हैं कि मास जो है, मास में यदि कमी आ रही है तो वह मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी मास की यहाँ भी बात हो रही है कि अगर कोई मास डिसअपीयर हो रहा है, जैसे इधर का जो मास था और इधर का जो मास अल्फा और डॉटर न्यूक्लियाई का, इन दोनों के मासेज में डिफरेंस है।
मतलब इन दोनों का मास मिल करके इसके मास से कुछ कम हो रहा है, तो वह जो मास में कमी आई है, जो डिफेक्ट आया है, वह मास गया कहाँ, तो वह मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के रूप में, जो यहाँ पे क्यू के रूप में रिलीज हो रहा है। आया बेटा समझ में? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसका कोई डेरिवेशन या प्रूफ नहीं है, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। हाँ, प्रूफ नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन से, मतलब यहां से ये सारी चीज जो हम लोग देख रहे हैं ना, यही चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, हाँ। सर इसका स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ है, मैं भेजता हूँ, आज ही भेज दूंगा इसको। ओके सर। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, देखिए बेटा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। Mass defect and binding energy. The mass of nucleus is less than the sum of mass of all nucleons making it. कहने का मतलब ये है, जैसे न्यूक्लियस कैसे बनता है बेटा, न्यूक्लियस बनता है जब न्यूक्लियंस उसके अंदर जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वह हमेशा न्यूक्लियंस के मास से कम होता है। मतलब उसमें भी मास का क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, मास की कमी आ रही है। तो मास कहां जा रहा है, जैसे इसको हम लोग देखें, मास ऑफ न्यूक्लियस is less than mass of nucleons. मास ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग न्यूक्लियंस कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियंस है, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये सब ऐसे बाहर है। मतलब इन लोगों ने कोई ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि ये मिल करके कोई एक न्यूक्लियस यहाँ बना देते हैं, ये न्यूक्लियस बना दिया, और 1 जैसे मान लीजिए कि ये सब मिल करके क्या बना दिए, ये एक न्यूक्लियस बना दिए। ये यहाँ पे ये सब मिल करके इन लोगों ने न्यूक्लियस बना दिया। पहले ऐसे दिख रहे थे, अब इन्होंने न्यूक्लियस बना दिया। अब यहाँ पे इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियंस है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। मास ऑफ न्यूक्लियंस, मास ऑफ न्यूक्लियंस, इस स्टेटमेंट के ड्यू टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर है, लेकिन मास कहां चला गया, मास में यहाँ पे कमी क्यों आ गई, ये हम लोगों को देखना है। तो देखो बेटा, इसको मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप ये बताइए कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर को जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं, वाटर को जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो उसमें से क्या होता है कि वह जब आइस बनता है तो मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है बेटा, वहां से एनर्जी को हम लोग बाहर कर देते हैं, एनर्जी को बाहर कर देते हैं। और अगर उसी आइस को जब हमें किस में बदलना है,
अगर मान लो कि फिर हमें वाटर बनाना है, मतलब कि उसके पार्टिकल का हमने क्या करा, एनर्जी को बाहर कर दिया, तो पार्टिकल को हमने बिल्कुल सिकोड़ दिया, पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल पास पास कर दिया, पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ गए, जिससे कि जो लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हो गया। लेकिन अगर उसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी हमने उससे निकाली थी वो उतनी एनर्जी उसको फिर हमें देनी पड़ेगी। तो फिर वाइस के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में यानी वाटर में। दिस एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी कही जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो पार्टिकल थे ये बाहर थे, लेकिन ये क्या हुए, यहां पे ये जाकर के क्या हो गए, ये एक न्यूक्लियस इन्होंने बनाया। न्यूक्लियस बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी एनर्जी को निकाला, लेकिन जिस एनर्जी को निकाला उस एनर्जी की वजह से क्या हो गया, यहां पे कुछ मास में कमी आई, क्योंकि एनर्जी तो ये बाहर हो गई। जब एनर्जी बढ़ती है तो मास बढ़ता है, एनर्जी जब घटती है तो मास घटता है। तो जैसे ये एनर्जी को बाहर निकाले तो ये पास पास आए, और क्या हो गया, पास पास आने की वजह से इसकी एनर्जी, इसके मास में कमी आ गई। बात समझ आ रही है क्या राजदीप जयेश, ये समझ में आ रहा है क्या? यस भाई अभी हम लोगों ने इसके पहले ही कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि जब किसी चीज का एनर्जी बढ़ती है तो मास बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी को हम बाहर कर रहे हैं। अगर इन पार्टिकल्स की एनर्जी हम ज्यादा देंगे तो वो पास पास थोड़ी होंगे, वो तो दूर दूर होंगे। तो इनको हमें पास लाइन लेकर के आना है, तो उसकी एनर्जी को कम किया, एनर्जी को कम करके इसको हमने पास पास ला दिए, जिससे एक न्यूक्लियस बना लिए। और वह एनर्जी जो हमने बाहर किया था, उस एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से इनके टोटल मास में, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस में कमी आ गई। किसे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। लेकिन अगर इन न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस के अंदर है, इनको अगर मुझे दूर करना है तो फिर एक एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या जयेश? हाँ बेटा बोलो। सर हमने तो मतलब अल्फा या बीटा डीके में सर पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियर फोर्स से रखता है अपने अंदर बाइंड करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो उसमें प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन है भाई, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा इसमें एक दूसरा फोर्स लग रहा है जो इन दोनों को, मतलब जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन के बीच में, उसको बैलेंस कर रहा है, और वो है न्यूक्लियर फोर्स। सर तो मैं ये पूछ रहा था कि एनर्जी हमें फिर क्यों देनी पड़ेगी? एनर्जी सर बोला ना, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देना तब पड़ेगा जब इनको हमें अलग करना है। आइस को अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो लिक्विड में बदलेगा क्या वो? सर मुझे लगा आइस बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, आइस बनाने के लिए तो एनर्जी निकाल रहे हैं हम सर, वहां से बाहर कर रहे हैं एनर्जी। यस सर क्लियर। हाँ, the mass that disappeared, the mass that disappeared the mass that disappeared is termed as mass defect, as mass defect। मतलब ये हो गया कि जो इसमें मास में कमी आ रही है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो मास का डिफरेंस आ रहा है, उसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। उसको हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। Some mass disappear during
फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। यहां से क्या हो रहा है कि सम मास disappear during फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ मास का डिफेक्ट आ रहा है, मास का डिफेक्ट आ रहा है, मतलब उसमें कुछ मास की कमी आ रही है। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, और सम एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और सम एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फॉर्म होते समय यहां पे क्या हो रहा है, कुछ मास की कमी आ रही है। अब यहां पे मास डिफेक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए हाँ बेटा बोलिए। मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। अब इसको हमें कैलकुलेट करके देखना है कि कितना होगा। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना हुआ था बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि कितने का अंतर आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इतने का ही दोनों में डिफरेंस आ रहा है। न्यूक्लियस के मास जो है न्यूक्लियस के मास से ज्यादा था, तो कितना डिफरेंस होगा हमने माइनस कर दिया। या इसमें न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में क्या आएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर ही आएंगे, माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, ZMP प्लस जेड, मतलब एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही मास होता है। इसको ऐसे लिखो, जेड इंटू एनपी प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ये हो जाएगा A माइनस जेड, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस अगर न्यूक्लियस के मास को मैं एक से डिनोट करता हूं तो मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स, एक से मतलब ये न्यूक्लियस है, तो ये मास डिफेक्ट आ रहा है बेटा। तो डेल्टा एम इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको ZMH प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस M इंटू में AMX। यहां पे अगर हम बात कर लें ये क्या है, तो ये इधर एटॉमिक मास नंबर जेडी एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने वही चीज यहां पे लिखा है उसको मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा A माइनस जेड।
ए माइनस जेड। तो यहां पे ये मास डिफेक्ट है बेटा, ये क्या है, इतने मास की कमी आ रही है उसमें, और ये जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी के रूप में, ये मास जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहां पे अगर एनर्जी कैलकुलेट किया जाए तो देयरफॉर द एनर्जी रिलीज्ड तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, या डेल्टा एम के प्लेस में लिख सकते हैं जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स इंटू में सी का स्क्वायर। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी यहां से। अब जो डेल्टा ई है, या इसको डेल्टा ई बोल सकते हो, तो जो डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई क्या है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर सकते हैं। तो डेल्टा ई यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो आप लिख सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate all nucleons from the nucleus, all nucleons from न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी है जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कब, यदि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियंस हैं, अगर उनको सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्या करा था, उस एनर्जी को बाहर करके हमने उसको क्या बनाया था, एक न्यूक्लियस बनाया था। अब उनको यदि फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, यानी कि न्यूक्लियस से सेपरेट करना है, बाहर निकालना है, तो हमें उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सारे न्यूक्लियस को सेपरेट होने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से जो, और इसको हम लोगों ने क्या बनाया था, न्यूक्लियस के अंदर ला दिया था। तो साथ में क्या एनर्जी रिलीज हुई थी, तभी ये जाकर के न्यूक्लियस बने थे, नहीं तो ये तो ऑलरेडी पहले सेपरेट थे। तो यही बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, बाहर आई थी। और अगर फिर ये बाइंडिंग एनर्जी अगर इसमें दे दी जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी फिर इसको दे दी जाए तो ये सारे जो न्यूक्लियस हैं वह न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, प्रोटॉन्स की, हाँ